फिर से स्टार्ट करो। मिल गई है क्या? इस कोर्स का तो किताब नहीं मिला। नहीं मिला है, कोई बात नहीं, इसी से पढ़ो। ये 9th का ही सिलेबस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर के बाद। तो पेज नंबर 162 देखो। यहाँ तक आपने देख लिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, देख लिया? डबल मेम्ब्रेन, हाँ। कि किस तरीके से वो बाहर से चीजें लेती है और अंदर कर देती है। अच्छा, जो सेल होता है उसके 3 मेन पार्ट्स क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, हाँ, साइटोप्लाज्म और बड़ी मुश्किल से बताते हो। हाँ। ठीक है, चलो। सेल मेम्ब्रेन किस तरीके की होती है? दैट इज Circular shape. हेमंत। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? बोलो, बताओ संस्कृति। सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ विच टाइप? करेक्ट। ये selectively permeable. It allows certain materials to enter inside it and does not allow other materials. जिसको तुम अलाउ करोगे वही तुम्हारे घर आएगा। तो इसलिए ये एक तरीके की अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो किसी को आने देती है और किसी को नहीं आने, एंड इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट इनसाइड। ओके, देखो दूसरी चीज क्या है? आपको पहली चीज बता दी थी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का भागीरथ दूसरा नाम क्या है? बोलो आरुष, व्हाट इज अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? बोलो, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन, प्रोटीन और फैट। इट इज, मालूम तो है तुम्हें, मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट। सब तुम्हारा 8th का पढ़ा हुआ काम आ रहा है, जो चीजें उन्होंने बड़ी सब अभी तक याद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ। सेल मेम्ब्रेन शिवांग किसकी बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन हाँ प्रोटीन एंड फैट। सही, बिना देखे बताया कि देख लिया। चलो, इतनी बात समझ आ गई। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के और लिपिड, फैट का दूसरा नाम क्या है? यानी इसको लिपिड। इतनी बात। दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूं, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेल। ये सेल के पार्ट्स हैं। अब दूसरा नाम देखो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक यस, इट इज जेली लाइक फ्लूइड। जेली लाइक फ्लूइड है, और जिसमें देखो कौन कौन सेल रहे हैं? ऑल सेल ऑर्गेनल्स। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या सेल में कोई एक ही चीज है? यहाँ देखो बहुत सारी चीजें। जेली लाइक फ्लूइड in which cell organelles, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? इसके टाइनी ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे होंगे। ये फ्लोट करते हैं। और ये क्या करता होगा? इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, प्रोटीन, फैट, इन सबको ट्रांसफर करेगा। इट ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज होता है क्या? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज होता है यस, क्या? इट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होता है। जैसे सी में बहुत चीजें होती है ना, यहाँ से वहां जाती हैं। कौन कौन से मटेरियल्स? प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, भेजते फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, एनर्जी का सोर्स। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया? ये चेक करो, ये सेल है। सेल की डबल आउटर लेयर है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन।
अच्छा, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, वो भी डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका नाम। तो इसका नाम इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। अच्छा, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो प्लांट में होती है, सेल वॉल हम लोगों में नहीं है। हम लोगों में कहीं कुछ है, टूट रहा है कुछ, क्या हीरा तो फट से टूट जाए, सही है। यहाँ तक बात। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अंदर गोल्गी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इतनी बात तो तुमको पता चल गई। लाइसोसोम, इसके अंदर क्या है? करेक्ट, जेनेटिक मटेरियल किसमें क्रोमोसोम। तैरता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों लोगों ने सही बताया, उसने भी सही बताया। आप क्या नाम बेटा? अतिकाश ने तुरंत बता दिया। बोले न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो पहले सब बता देते हो। न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस के अंदर का द्रव्य और सेल के अंदर कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य को मिलकर कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। यही जीवन का आधार। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म तो संस्कृति क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। सही है, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज के लिए भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिनको नोबेल मिला, प्रोटोप्लाज्म। अभी नाम बता दो। कौन थे? पुरकिंजे। हाँ, सही है। पर क्या सही है, परकिंजे ही नहीं, प्रोटोप्लाज्म की खोज सही है। तो ये प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? पुरकिंजे। इट इज ठीक है, डिस्कवर्ड बाय परकिंजे। चलो अब आगे देखो। इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है जो इस तरीके से, जो अगर जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, जो उनका ऑफ स्प्रिंग है उसमें जितने भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको ट्रांसफर करना। अगर मान लीजिए अंकित के पापा आ जाते हैं तो मैं बिना पूछे जान लूंगा कि ये अंकित के पापा हैं, और अधृत के आएंगे तो भी मैं जान लूंगा, मम्मी भी आ जाएंगी तो भी जान लूंगा। इनके चेहरे पे आधे फीचर्स इनकी मम्मी के हैं और आधे पापा के, तो मैं तुरंत पता लगा लूंगा। तो इसका मतलब है उन्होंने अपने फीचर्स आप में ट्रांसफर किए, तभी तो आप एक ही परिवार के हिस्से हो। अगर एक कोई बारात जा रही हो तो सब मिलते जुलते लोग दिखते हैं, इसका मतलब है वो एक कुनबा है पूरा, दैट इज क्लैन। वो एक क्लैन है और उस क्लैन के सभी लोगों ने जेनेटिक मटेरियल शेयर किया हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसके अंदर न्यूक्लियस की बात करें, अभी तेजस ने बताया 3 तरीके के होते हैं। इन्होंने बताया कि 3 तरीके की चीजें होती है। एक न्यूक्लियस भी तो होता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है और न्यूक्लियोइड भी हो सकता है। 2 चीजें। हाँ, वो किस में होगा? बैक्टीरिया में होता है। हाँ, ठीक है। Some cells do not have well defined nucleus and their genetic material freely floats. ये चीज जेनेटिक मटेरियल, क्या चीज है ये? जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली तैरता है, बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में होता है। देखो न्यूक्लियस क्या है कि इट इज सेंट्रली लोकेटेड पार्ट सेंट्रली लोकेटेड पार्ट इन एनिमल सेल। और साइड वाइज होता है प्लांट में। करेक्ट, इट इज साइड वाइज लोकेटेड पार्ट इन प्लांट सेल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? प्लांट सेल मैंने तुमको कल दिखाया था, हाँ। फिर से तो फिर से याद आ जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियस है, बोलो सेंटर में तुम्हें दिख रहा है कि किनारे? चेक करो, इट इज ये किनारे में। इट इज साइड वाइज लोकेटेड। हाँ, वो बिल्कुल है कि नहीं? किनारे में है ये। इट हाँ, इज ये साइड वाइज nucleus। लोकेटेड। ये जो Side पर्पल wise। कलर का है
और जबकि एनिमल सेल में कैसा है? सेंट्रली लोकेटेड। सेंट्रली लोकेटेड। एनिमल सेल स्फेरिकल होती है, इसमें सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिए, हाउएवर इन केस ऑफ सम सेल्स that is nucleus is not well defined प्रोकैरियोटिक सेल and होता है। genetic material freely floats in बैक्टीरिया cytoplasm. सही है? तो Prokaryotic in cell this होता है। case it is called Nucleoid cell. nucleoid Nucleoid. and the name of cell is called prokaryotic cell. Prokaryotic देखो cell. in prokaryotic cell, prokaryotic cell का एग्जांपल बताओ तेजस। बैक्टीरिया सेल। सही है, एक और बताओ। अरे वाह, prokaryotic cell genetic material freely floats. freely floats किसमें फ्लोट करता है दिव्यांश? बोलो, किसमें साइटोप्लाज्म फ्लोट के करता अंदर। है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इन साइटोप्लाज्म एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज कॉल्ड, इट इज प्रिमिटिव इन नेचर। कैसा है? इन नेचर, ये बहुत प्राथमिक है। एंड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जरा चेक करो, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जो सबसे आउटसाइड है वो सेल वॉल है, सेल वॉल। और अंदर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। आरुष, ये जो आउटसाइड प्रोट्रूशंस निकले हैं ये सब क्या है? एक फ्लैजेला, ये तो पाइलस है। पाइलस। ठीक है, ये पाइलस है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा है, और कहीं भी बस फ्लोट ही कर रहा है, उलझा हुआ है जेनेटिक। सही है? फ्लैजेला की कमी और पड़ एक इसमें अगर सिंगल है, हिप लाइक स्ट्रक्चर, कोड़े नुमा स्ट्रक्चर, हाँ। कोड़े की तरह दिखता है। हिप, दिस इज फ्लैजिला। फ्लैजेला। सर, हाँ बोलो। जो बैक्टीरिया होता है सर, उसके अंदर भी क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होंगे, सेल मेम्ब्रेन है ये, तो इसके अंदर ये सेल वॉल, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। हाँ। सर, मतलब कि बैक्टीरिया में भी डबल लेयर्ड होगा? मतलब ये Genetic इसके material। अंदर ना, हाँ ये डबल लेयर्ड हो सकता है, ये डबल लेयर्ड। और ये जो चीज है ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। ये क्रोमाटिन होगा। बिल्कुल सही। न्यूक्लियर। अभी वो मैं बता दूंगा, अभी फिगर बता। अच्छा, ये सब क्या है बताओ? राइबोसोम। राइबोसोम। और ये क्या है? पाइलस। पाइलस। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ आ गई? दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। Prokaryotic और इसका cell। एग्जांपल क्या है? दैट इज बैक्टीरिया। ये भी हो सकता है, नहीं तो ये बैक्टीरिया। इसमें पाइलस भी बना हुआ है, इसके अंदर मैम वो भी है जेनेटिक मटेरियल, यही है बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। इसमें क्लोरोफिल भी होता है और ये अपना खाना खुद बनाता है। इट डज फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस। हाँ करता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल भी है। बैक्टीरिया कंटेन्स क्लोरोफिल एंड डज फोटोसिंथेसिस। अब आगे देखो, ये भी खाना बनाता है। चलो दूसरी चीज देखो कि यहां तक की तो बात हो गई।
सा? थर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो। फोर्स किसके किसके बीच एक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, लिखो। और पूछा मत करो, अपने मन से किया करो, नहीं तो जो तुम्हें मालूम है सबको पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल कितनी तरीके के होते हैं? टू टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड हाँ, एंड मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड, एक है, और न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, Not well defined. पुअरली डेवलप्ड। पोली, सही है, और nuclear एंड membrane नॉट नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड। देखो इसमें लिखना पड़ेगा न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डेवलप्ड एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, देख लो मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, तो इसलिए इस टाइप को क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रो प्लस कैरियन। कैरियन का क्या मतलब होता है? Nucleus. न्यूक्लियस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज कैरियन? न्यूक्लियस, और साइटॉन का क्या मतलब होता है? एटम सेल, और साइटॉन इसका मतलब है सेल। सही है, चल, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। इसका एग्जांपल क्या हुआ? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, और साइनोबैक्टीरिया और एनाबेना। हाँ, वो भी आता ये है। सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियर रीजन इसका पुअरली डेवलप्ड, बिल्कुल ऐसा डेवलप्ड है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कहीं भी तैर रहा है, सेंट्रल पार्ट है। और लेकिन इसमें क्या है? दूसरा है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, तो वहां क्या आएगा? यूकैरियोटिक तो न्यूक्लियर रीजन इज मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, एंड वेल डेवलप्ड। और कैसा होगा? पूरी तरीके से। इस वजह से इसका क्या नाम है? यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। यू का मतलब क्या होता है और कैरियन का क्या मतलब है? यू का मतलब हाँ, न्यूक्लियस, और कैरियन का न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, यानी न्यूक्लियस बनने से पहले वाले सेल, और ये न्यूक्लियस बनने के बाद वाले सेल। यहाँ तक ठीक है? हाँ, अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिनमें अच्छे से डेवलप है न्यूक्लियस, वो भी आपने देख लिया कि सब को, ये यूकैरियोटिक अच्छे से डेवलप है। प्रोकैरियोटिक है। चलो, अब ये चाहे तो सिंगल सेल्ड भी रह सकते हैं, और चाहे तो ग्रुप होकर टिश्यू बना लें, टिश्यू होकर ऑर्गन बना लें, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बना लें। ये दो तरीके से, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अच्छा, और दूसरा मल्टी सेलुलर। सही, समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर वो सिंगल सेल्ड हुआ तो हमारे जो कार्लस लिनॉस हैं, जो बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 5 किंगडम बताए हैं। उन्होंने बोला ये वाला पूरा किंगडम मोनेरा है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, प्लांट्स, एनिमल, सबको 5 डिवीजन में बांटा है। और उन 5 डिवीजन्स को क्या कहते हैं भागीरथ? किंगडम। क्या कहते हैं? देयर आर all animals are subdivided into 5 broad categories. First category is monerans. मोनेरा पहली कैटेगरी क्या है? मोनेरा। जब मैं मोनेरा बोलूंगा तो तुम प्रोकैरियोटिक सेल बोलो। समझ में आ गया? पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। तो इट इज, अब हम यहाँ पे लिख लें कि हमारा 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो तुमको पता भी चल जाएगा। इसको हटा दे बेटा, आराध्या, ये हो गया, मिटा दो इसको।
चलिए नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शिवांग कितनी कैटेगरीज में बांटे गए? 5 करेक्ट। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? क्या तुम किसी एक का नाम बता सकते हो? मोनेरा तो लिखो इस चीज को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिशेस आर, ठीक है, ब्रॉडली सब डिवाइडेड, वो मैं बात बता दूंगा, इनटू 5 कैटेगरीज। These categories are called kingdom. जैसे लोगों के साम्राज्य होते हैं वैसे किंगडम। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? मोनेरा मोनेरा। जो मोनेरा होगा वो कौन होगा? प्रोकैरियोटिक 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 होगा। और क्या यूनिसेलुलर होगा? यस और इसके फीचर्स होंगे ये यूनिसेलुलर होगा। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकेगा? Yes, करके sir. देखो, हाँ क्या ये ग्रीन कलर का दिख रहा है? हाँ तो ये इसमें क्लोरोफिल होगा, कंटेन्स क्लोरोफिल एंड डज फोटो। पहला समझ में आ गया, यही है मोनेरा। तो मैं इसके नीचे मोनेरा लिख दूं। यस अभी और भी चीजें देखो, जो यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक होगा उसको कहेंगे प्रोटोजुआ। हम लोगों में भी सेल वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड है, लेकिन हम लोग बहुत सारे सेल से बने हैं। हम लोग 40 ट्रिलियन सेल से बने हैं। हम लोग मेटाजुआ। मेटाजुआ मेटा जुआ का मतलब चिड़ियाघर, जू। तो जो एक सेल से बना है वो प्रोटोजुआ। हाँ पूछो, कुछ पूछिए। लास्ट वाला हमने पूछा था, एक बता दो। यूनिसेलुलर क्या? कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। चलो यूनिसेलुलर देखो, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। तो हमारा दूसरा किंगडम कौन सा हुआ बताओ? प्रोटोजोआ। ये कैसा है? प्रत्युष प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? सर यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सही है। और आपने बता दिया यूनिसेलुलर, हाँ सही है। अच्छा, तो पहला किंगडम मैंने क्या बताया, बोलो? मोनेरा मोनेरा। मोनेरा पहला किंगडम क्या है? मोनेरा मोनेरा। और दूसरा किंगडम क्या है? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। मोनेरा प्रोटोजोआ अच्छा मुझे ये बताओ शिवांग, प्रोटोजोआ के कोई 4 एग्जांपल बताओ। सर पैरामीशियम, एमेबा यूग्लिना, हाँ। डाइक्लोन, क्लेमाइडोमोनास, डाइटम जो भी है। डाइटम्स भी ये 5 बता दिए। 4 अमीबा। एमेबा पैरामीशियम अमीबा किसको खाता है? सर पैरामीशियम, पैरामीशियम किसको खाता है? यूग्लिना यूग्लिना। अभी मैं दिखा देता हूँ। और यूग्लिना किसको खाता है? सब दिखा देता हूँ। ध्यान दो संस्कृति, ये चारों के चारों इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड। समझ में आ गई बात कि नहीं? देखो यूकैरियोटिक के अंदर आ रहे हैं कि नहीं? और ये सेकंड किंगडम है। जरूरी नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जरा एक एक करके देखो। ये देखो, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, ये टिश्यू लेवल तक डेवलप नहीं होगा। नाउ सी क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास। देखो अलग अलग, देखो कितना सुंदर दिखता है। और मैं आपको इसमें दिखा दूं तो अच्छा दिखेगा। क्लेमाइडोमोनास। Who eats क्लेमाइडोमोनास? चेक करो। ये देखो, इसमें 2 फ्लैजिला है। तुम्हें फ्लैजिला दिखा? फिर से देखो, बहुत ही पतले पतले हैं ये फ्लैजिला। ये क्लेमाइडोमोनास। सो क्लेमाइडोमोनास कितना सुंदर दिख रहा है। क्या इसके बीच में तुम्हें यूग्लिना भी दिख रहा है, लंबा लंबा? यस सर। ये जो यूग्लिना है ये क्लेमाइडोमोनास तो कर सकते हैं, बट ये बात भी सही है। फोटोसिंथेसिस का इस चीज को चेक करेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन सही। जब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो लेट अस सी पैरामीशियम। पैरामीशियम, अच्छा ये नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल ये ऐसा सैंडल या स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है, सही है। और ये छोटा होता है, ठीक है। इसमें माउथ भी होता है एक तरह से। अब ये देखो, ये पैरामीशियम चलता जा रहा है बीच बीच में। और ये अब देखो अमीबा, देखिए पैरामीशियम आपने देख लिया। अमीबा, अमीबा ऐसे इररेगुलर शेप है। ये देखो, ये पैरामीशियम को खा जाएगा। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? और ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये चारों हैं। इतनी बात हो गई। आगे की बात है, 2 किंगडम तुमने समझनी है, दोनों के नाम बताओ। प्रोटोजोआ। और देर लगाते हो बताने में इतनी छोटी सी चीज के लिए। मोनोरा एंड प्रोटोजोआ। स्विफ्टली बताया करो। अगली चीज देखो, मल्टी सेलुलर। या तो सेल वॉल होगी, सेल वॉल प्रेजेंट, या फिर नो सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो 2 चीज हो सकती है, करेगा या नहीं करेगा? या तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा फंगी में, और फंगी तो फंगी में जो भी होगा, फंगी इसका तीसरा किंगडम। थर्ड किंगडम कौन सा बन गया? फंगाई। सही है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तुमको मैंने ईस्ट कभी दिखाया है कि नहीं दिखाया? यीस्ट, हाँ। बोलो, वो पैकेट में ईस्ट था, सबको दिखा दिया क्या? सही है। और या फिर मशरूम भी हो सकता है। मशरूम, हाँ, मशरूम भी होता होगा है। तो मल्टी सेलुलर हो जाएगा, और ईस्ट होगा तो यूनिसेलुलर। सही है। अच्छा, जो भी होगा ये देख लो, ये ईस्ट ऐसे दिखता है। ये ईस्ट अभी दिखा रहा हूं। ईस्ट में भी सेल वॉल होती है, देखो ईस्ट में क्या होगी? अच्छा, ये जो सेल वॉल होगी ये कॉम्प्लेक्स शुगर की होगी, जिसको काइटिन कहते हैं। इसकी सेल वॉल किसकी है? सेल वॉल दैट इज काइटिन। किसकी बनी है? काइटिन की। ये ईस्ट है। अब उसकी अभी थोड़ी देर पहले अगर तुम लोगों को याद हो तो संस्कृति ने क्या बताया था? सेल वॉल तो प्लांट सेल होती की है। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? और सेलुलोज। ये प्लांट सेल। ये क्या चीज है? प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये इसका न्यूक्लियस है, साइड वाइज लोकेटेड। बड़ा सा और ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस है। तुमको सिर्फ ये बताना है अद्रित कि फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है और प्लांट सेल की। हंस रहे थे, ये लोग बात करते इसीलिए पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मुझे लगा कि 2 चीजें एक साथ कर सकते। चलो और लोगों से पूछ लेंगे। हाँ, फंगी की सेल वॉल किसकी है? काइटिन। और प्लांट सेल की? बोलो।
सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेलुलोज। क्या तुमने कभी सेलुलोज खाया है? नहीं, पता नहीं। 99.9% सेलुलोज खीरा हो। देखो उन्होंने बोला हमने खाया होंगे खीरा, हमें क्या हाँ। क्यूकम्बर खाया हो। हमसे digest अच्छा 100% सेलुलोज कॉटन होता है, वो गाय खाती है। अगर गाय कपड़ा या साड़ी खा रही है उससे उसका पेट भर जाएगा, वो डाइजेस्ट कर लेगी। उसका 50 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है इंटेस्टाइन। अगर खरगोश कागज खा रहा है, कपड़ा खा रहा है, चूहा कागज, मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जो हर्बीवोर में हैं जिनका बहुत लंबा एलिमेंट्री कैनाल है। वो घास ओस खा के भी, हम घास खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन वो लोग खाएंगे तो सेलुलोज, ये पेपर 99.8% सेलुलोज है, ये 99.7% है, और ये जो कपड़ा है ये 99.2% है। वी आर लिविंग इन सेलुलॉइड वर्ल्ड। सही है, सब तरफ लकड़ी लकड़ी तो है। तो इसी वजह से अंकित ने कहा हाँ सर मैंने सेलुलोज खाया। हो सकता है ये बारात में जाते हो तो खीरा सब्जी, इसीलिए तो कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है। क्या तुमने काइटिन खाया है? इसका मतलब इन्होंने कभी भी रेस्टोरेंट में मशरूम की सब्जी ऑर्डर नहीं, सीधा उन्होंने कह दिया सर मैं तो काइटिन काइटिन तो मैंने खाता नहीं। खाया हुआ है, इसका मतलब। कुछ लोग खाते हैं कि मशरूम की सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने कहा पर नो मुझे सर अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक काइटिन। सीधी बात, फ्रैंक है। आप देखो ऐसे तो केक भी नहीं खाया होगा सही है, हाँ? ऐसे तो केक भी नहीं खाया होगा। क्या पता। केक खा रहा है। तीसरा फंगी हो गया। फंगी तुम्हें समझ में आ गया? फंगी के 2 एग्जांपल बताओ। मशरूम और दूसरा बताओ। ब्रेड मोल्ड। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड। ईस्ट भी हो सकता है। अब ईस्ट का तुम यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखो, इसको तुम्हें पता चले कुछ। ये देखो बर्डिंग इन ईस्ट, जिसमें दूसरा पार्ट उग जाता है फिर वो अलग हो जाता है उससे। ये देखिए ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। उसी में से बर्ड निकल रहे हैं, अब फिर से निकल रही है। बोलो समझ में आ गया ईस्ट कैसे बढ़ता है? इससे इतना जल्दी नहीं बढ़ता। अगर ईस्ट में तुम चीनी डाल दो, ईस्ट तो मैंने दिखाया ना पाउडर आपको, हाँ। तो ये इस तरीके से बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा। अब ये जरा देखिए, टाइम लैप्स फर्मेंटेशन ऑफ डोसा बैटर, इसमें ईस्ट डाला जाता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, चेक करो, फूल जाएगा। ये बाहर निकलना। धीरे धीरे ये कैसे फूल गया, जबकि थोड़ा सा लिया गया, यहाँ तो नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो ये इसमें डाल दिया। ये क्या ये है? तो खैर अभी दाल डाल रहे हैं, उड़द की दाल और चावल। हाँ 2 कप चावल 1 कप उड़द की दाल। अब उससे क्या बोलते हैं, पानी उससे डाल देखो बनता है, डाल दिया, डोसा थोड़ा और बैटर। भी कुछ डाल देंगे। चना। ये साउथ डोसा का इंडियन लोग बैटर हैं, बन अपने जाएगा हिसाब से। इससे। ये ज्यादा ही कर रहे हैं। ये देखो, अब इसको ढक दिया। तुमने देखा था पहले कितना था? देखो धीरे धीरे इसको एक ऐसे टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री पे रखना है, ज्यादा नहीं करना है, 40 डिग्री ठीक है। 30 to 40। और धीरे धीरे क्या होगा, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट से ले लेगा। चलो फर्मेंटेशन। इन्होंने सीधा बना, समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों को मालूम है ना कि इनमें ये बढ़ जाता है, फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है। ओके, ये सब उसी के एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, सबके घर में बनता है, देखा तो होगा, फूल जाता है। चलिए चौथा कैटेगरी देखो, बडिंग देख ली तुमने ईस्ट में, दैट इज ईस्ट और मशरूम। ब्रेड मोल्ड भी है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड भी आ जाएगा इसमें। देखो चौथा किंगडम कौन सा? क्या बोलते हैं, सब से बोलते हैं प्लांटिंग। प्लांट्स नहीं बोलेंगे इस Planta किंगडम है। को, उन्होंने जो बोला तो प्लांटे बोलते हैं, लैटिन नेम है। अच्छा जो ईस्ट और मशरूम है, इसमें क्या होगा, कंटेन्स सेल वॉल सेल वॉल ऑफ काइटिन। काइटिन। क्या ये कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं करते, ये वाइट कलर के होते हैं।
जबकि प्लांटे क्या होगा? प्लांटेड। बताओ, फंगी मल्टी सेलुलर है कि प्लांटे मल्टी सेलुलर? बोलो। सो दोनों मल्टीसेलुलर। करेक्ट। देखो कितना अच्छा आंसर देते, कहते फंगी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर। बात पकड़ ली ना थोड़ी। बोले सर ये यूनिसेलुलर, ये लिखा वैसे मल्टी सेलुलर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक एक्सेप्शन है। इसकी वजह से हम इसका जो फ्लो चार्ट है वो खराब नहीं करते, ऐसे ही बनाया है जैसा कार्डस लिनोस ने बनाया वही हम लिखा। तो ये यूनिसेलुलर। बाकी मशरूम तो तुमने देखा ही होगा, पेड़ों पे उगा हुआ भागीरथ, देखा है कि नहीं मशरूम? अच्छा, दूसरा है जो फोटोसिंथेसिस करता हो। कौन ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, खाना खुद बनाओ? देखो प्लांट्स। प्लांट्स में तो तुम किसी भी मैंगो गुआवा कुछ भी लिख सकते हो। अब ये कौन सा है? फिफ्थ किंगडम, एनिमेलिया। प्लांट में क्या होगा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। हाँ प्रत्युष, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, इसकी सेल वॉल किसकी होती है प्लांट की? सेलुलोज। तुम लोग पहले बता दे रहे, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा अपने माइंड की। ठीक है, सेल वॉल, थोड़ा उसके लिए पॉज लिया करो प्रत्युष के लिए। सेलुलोज, हाँ। एनिमेलिया की सेल वॉल किसकी होती है? आप बताओ प्रत्युष। एनिमल्स की। करेक्ट। सेल वॉल गलती मैंने बता दिया, सेल वॉल होती ही नहीं है। इसीलिए उसको सपोर्ट दो थोड़ा सा। उसकी डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन वो हो जाती है, मैंने स्कूल में प्रोटीन पढ़ा। और फैट। सही है। एनिमल्स नो सेल वॉल, यहीं से देख के बोला होगा। वरना सही हिल ही नहीं पाते सर, हैं? वरना हिल ही नहीं पाते वो लोग। हाँ, एनिमेलिया नो सेल वॉल। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कैसा है बोलो? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल। तो सेल के तुम्हें दो टाइप पता चल गए, सिर्फ तुमको अद्भुत ये बताना है 5 किंगडम कौन से, बताओ। प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांटेड, एनिमेलिया। ये तो 8th में खूब पढ़ा से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो 4 पढ़ा ही दिए थे, तो यीस्ट तक भी पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था, प्रोटोजोआ सब 8th में ही तो था। अब तुम्हें 2 कठिन लग रहा है, एनिमल्स और प्लांट्स ना। सल्मोनेरा वाला सर। जो नाम है वही तो पढ़ोगे। लैटिन लोगों ने नाम रखा, आप क्या करें? एनिमल्स बोल देना है, एनिमेलिया। अगले साल एनिमेलिया ही पढ़ना पड़ेगा, अभी लिख देना एनिमल, और क्या करो। एनिमेलिया। सही है, एनिमल भी लिखोगे, काटेगा नहीं। हाँ। चलो अब हम लोग आगे की बात करें। फ्लो चार्ट तुमको पूरा समझ में आ गया? इन दोनों में अंतर क्या है? नो फोटोसिंथेसिस, 10 फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल है, हाँ, इसमें है। क्लोरोफिल नहीं नहीं है। है। लिखो नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होता इसमें। और इसमें क्या लिखोगे? 10 फोटोसिंथेसिस। अब आगे की बात देखो। और सब नोट करो प्रत्युष, तुम ये ट्राई मत करो कि तुम्हें 1 नंबर लाना है, अब तुम 2 नंबर के लिए ट्राई करो। बहुत दिन 1 और आधा ले आए। चलो 2 का सोचोगे तो 1.5 आ भी जाएंगे, तो तुम 1 ही का सोचोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? स्मॉल Cell. पार्ट्स ऑफ द सेल। चलो Organs of इसको the cell. देखते Organs of the cell. हैं। यस, द टाइनी ऑर्गन्स ऑफ द सेल, उनको क्या कहते हैं?
Organelles. It is called Cell organelles. cell organelles. तो सारे टाइम सेल ऑर्गेनेल्स। देखो अब सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से दिखाए गए हैं वो मैं दिखा देता हूँ इमेज में। ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं दैट वी विल सी। देखो ऑर्गन वर्ड्स तो तुम्हें आता है, Cell. उसी में ऑर्गेनेल्स, क्योंकि सेल्स के हैं तो ऑर्गेनेल्स, टाइनी ऑर्गन्स ऑफ द सेल। Tiny organs of the cell. are called Organelles. Cell- Cell organelles. organelles। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स की लिस्ट क्या क्या है, एक लिस्ट nucleus. ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। Nucleus, endoplasmic जो तीन तुमको मैंने reticulum, बताया है वो तो आ ही सकती है। cell membrane देखो और जो सेल में है cytoplasm. वो सब आ जाएगा। बोलो क्या न्यूक्लियस सेल में Nucleus, है? Yes, cytoplasm. वो भी आ जाएगा, सेल और वॉल भी आ cell जाएगा, membrane. जो इनसाइड है वो सब कुछ आ जाएगा। सही है। हाँ। सेल वॉल को भले ही ना ले, सेल वॉल तो आउटसाइड है तो उसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन सेल के अंदर जो है वो सब आ जाएगा। टाइनी ऑर्गन्स ऑफ द सेल, तो इसमें आ जाएगा न्यूक्लियस। nucleus. करेक्ट। दूसरी चीज Mitochondria. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic एंडो reticulum. प्लाज्मिक Endoplasmic reticulum. रेटिकुलम, अच्छी बात कही आपने। तीसरी चीज गोल्जी बॉडीज या Lysosome. apparatus। Lysosome. लाइसोसोम, और बोलो। प्लास्टिक लाइसोसोम, प्लास्टिड, और बोलो। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा वैक्यूल्स भी आएगा। हाँ. और ठीक है, अब जरा देखो गोल्जी बॉडीज आ गई, लाइसोसोम हो गया, और प्लास्टिक्स लिख दिया यस यस ना, सर राइबोसोम राइबोसोम भी। साइटोप्लाज्म में चेक कर लेता हूँ एक बार, मुझे पता नहीं। साइटोप्लाज्म इज सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म को नहीं माना है, जो मतलब वो फ्लूइड है उसको नहीं माना, ठीक है। बाकी सबको मान। अच्छा, एक चीज है सेंट्रियोल। अब सब चीज को पढ़ो, सेंट्रल एक एक चीज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस। देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब इस चीज को पूरा आप लोग The ध्यान से first देखो। category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Broad categories of cells. A jelly-like cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. ये आपने पढ़ लिया कि Yes, टू sir. ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल है Eukaryotic. और एक यूकैरियोटिक। इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्यादा हम यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक तो पढ़ चुके हैं ना। तो चलो, The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. ये बताओ, ये जो न्यूक्लियस है अग्रित, इसमें ये छोटे छोटे छेद हैं, इनको क्या कहोगे? न्यूक्लियर पोर्स बोलो। न्यूक्लियर पोर्स उसको भी बताने दो, हो सकता है तुम्हारा ही सुन के बता दे। हाँ बता, अब बता। न्यूक्लियर पोर्स करेक्ट।
न्यूक्लियोपोर क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। मैंने भी तो बताया, याद क्यों नहीं रख पाते हो? पोर का मतलब छेद होता है, तो न्यूक्लियस है, इसलिए इसमें क्या चीज से कही जाएगी? न्यूक्लियोपोर। इसके अंदर ये न्यूक्लियस बाहर से मटेरियल लेता भी है और बाहर देता भी है। बाहर क्या चीज भेजता है ये? बोलो। राइबोसोम। बिल्कुल सही, राइबोसोम। और वही राइबोसोम जहाँ बैठ जाएंगे वहां बन जाएगा प्रोटीन, हाँ। और जहाँ नहीं बैठेंगे फैट। वहां फैट बन जाए। स्मूथ। यही वो दोनों बता रहे। न्यूक्लियस से बाहर क्या निकलता है? राइबोसोम। अभी दिखाएंगे तो याद हो जाएगा। जब इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ संस्कृत, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या गिरा हुआ है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। ये बात सही है। अधिकांश कोई और नहीं बताएगा। अधिकांश बताओ ये रेड कलर का क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट। जैसा कि मैंने बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत बड़ी बात है, सही कि नहीं? नाम कठिन था इसलिए इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, वरना इन्हें मालूम था माइटोकॉन्ड्रिया बोलना कितना सही है। अब अच्छा देखो, वो मैं डीप रेड पूछा था। ये क्या है अधिकांश? अच्छा ये क्या है? गोल्जी बॉडीज। अभी पता चल रहा है गोल्जी बॉडीज है। ये क्या है? ये ब्लू कलर लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्या चीज है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है। बाकी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो आपने देख लिया। हाँ। और छोटे छोटे कहीं कहीं येलो कलर के हैं तो वो राइबोसोम। राइबोसोम। चल अब आगे देखो, फिर से पूछा जाएगा अभी। Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. हाँ, The second category, यहाँ तक समझ में आ गया। eukaryotic cells are more advanced complex cells. बोलो अधिकांश, इसमें यूकैरियोटिक सेल है कि इसमें यूकैरियोटिक सेल? सर दोनों ही तो करेंगे। कौन मल्टी सेलुलर है? यहाँ तो खैर एक ही सेल दिख रही है, तो यूनिसेलुलर। ये तो मल्टी सेलुलर है। तो दोनों मल्टी सेलुलर। दोनों अगर चूहा दिखा दिया जाए, जैसे शुरू में चूहा दिखाया। मल्टी सेलुलर। चूहा मल्टी सेलुलर। अब देखो, Such as those found in plants and animals. अभी The सब नोट second करवा दो। category is सभी prokaryotic चीजें cells. दिखाऊंगा। They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. हाँ, इसको क्या कहते हैं अंदरित? सर न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। अब इसके अंदर जाओ। The nucleus contains देखो इसके अंदर चले गए। DNA or ये genetic क्या चीज है? material. ये DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. ये देखो, Whole center फिर of से the जाओ इसके cell. अंदर। The nucleus contains DNA or genetic material. ये जेनेटिक मटेरियल है। ये कैसा है बताइए? डबल स्ट्रैंडेड कॉइल थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड। कैसा है ये? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। और कॉइल्ड है, बोलो कैसा है ये? डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये भी देख सकते हो, और इसके और डिटेल्स देखने, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर है। बाकी मैं आगे की बात इसमें बता दूंगा। ये सेम ही चीज, बोलो समझ में आ गई? यानी ये दोनों क्या है? ये जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर कोड छिपा हुआ है। हमारे अंदर 50,000 फीचर्स हैं हर व्यक्ति में। वो सब जो अलग अलग फीचर्स हैं वो अलग अलग प्रोटीन की वजह से हैं। किसकी वजह से? अलग-अलग किसी की प्रोटीन। ना कॉन्वेक्स है, किसी की कॉनकेव है, तो किसी की कॉन्वेक्स है, पकौड़े जैसी है, किसी का कुछ भी है। ये फीचर्स के क्यों हैं? ये डीएनए देगा। डीएनए खुद नहीं बनाएगा फीचर, लेकिन वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन के लिए वो कोड देगा। जैसे तुमको मैं कोड दे दूं और तुम जाकर अपना ताला खोल के लॉकर का सब सामान निकाल लो, सोना चांदी, तो ये कोड देता है। सही है? जरा देखो, अब हम पहली बारी पे आ गए हैं। पहली चीज क्या थी बोलो? पहला सेल ऑर्गेनल क्या है? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सीख लें तो आगे की भी चीज सीख लेंगे। देखो
तो आप सेंट्रोसोम भी लिखवाओगे? सब चीज बताएंगे। देखो सेंट्रियोल ही सेंट्रोसोम है, अच्छा एक ही चीज़ है। वो बाद में बता देंगे, लास्ट अभी सही है, अभी बता देंगे। तो न्यूक्लियस, ओके, इट इज centrally located in animals and side-wise located प्लांट सेल in plants, plant cell, animal cell, और वो किसमें होगा? प्लांट सेल। अच्छा अब ये बताओ, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। Because It is most important part of cell. It is called brain of cell. इसी से सब कुछ बनता है। अगर डायरेक्टर अच्छा होगा तो वो अपने यहाँ सेक्रेटरी भी रखेगा, वर्कर भी रखेगा, और बहुत सारे और भी चीज़, इंजीनियर भी रख देगा और भी रखेगा। तो सब सेल ऑर्गेनल किसने बनाए हैं? अच्छे न्यूक्लियस में। और जिसका न्यूक्लियस ही नहीं डेवलप होगा वो सेल ऑर्गेनल क्या बनाएगा? बैक्टीरिया बना पाया क्या? अच्छा डायरेक्टर होगा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो एक सेक्रेटरी रखेगा, 4 वर्कर रखेगा, एक इंजीनियर रखेगा, हो सकता है एक डॉक्टर रख ले, 10 तो पूरी फैक्ट्री बना डालेगा भैया। वही चीज़, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल था, उसने सब कुछ बनाया। जो नहीं था अच्छा सेल, जिसका डायरेक्टर ही घूम फिर रहा है इधर उधर, कुछ मालूम ही नहीं, वो क्या करेगा? सही है। इट इज ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स डीएनए। ये क्या कंटेन करता है? ये देखो वहां लिखा है, नोट करो, डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो लिखो डीएनए, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 धागों की संरचना है, स्ट्रैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड का मतलब समझते हो? तुम्हारे पेन में एक स्प्रिंग होती है, हाँ वो इसी को हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स या हेलिकल। लेकिन अगर 2 हों, जैसे इसमें हमने बताया डीएनए में 2 स्प्रिंग घूम जाए और उनके बीच में बॉन्ड भी होगा ना, नहीं तो स्प्रिंग निकल जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, तो अगर इस तरीके से 2 स्प्रिंग घूम जाए तो वो हम यहाँ इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि ये 2D डायग्राम है, जबकि वो 3D डायग्राम वो स्प्रिंग की तरह ही घूम रहा है। लेकिन ये 2 स्प्रिंग है, देख लो, लग नहीं रहा 2 स्प्रिंग घूम रही ऐसे, और बीच में बाउंड है। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? हेलिकल स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, Coiled या structure। हेलिकल स्ट्रक्चर, एक ही बात है। इट इज वेरी लॉन्ग। जितना तुम्हारे बॉडी में डीएनए है, सारा डीएनए खोल दिया जाए, विकास टेक मत लगाओ, उससे धरती के कितने चक्कर लगा सकते हो? करेक्ट, उन्होंने पहले बताया, पता है। आपने भी सही बता दिया, 6000। 6000। एक इंसान की बॉडी में जितना डीएनए है उसको धरती पे लपेटना शुरू करो तो 6000 से। समझो कितना लंबा होगा। सही है। अगर सिंगल एक सेल का डीएनए ले लो तो तुम यहां से जयपुर तक जा सकते, और सारे डीएनए ले लो, समझ आया तो बहुत हो जाए, क्योंकि एक एक सेल में ही कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। डीएनए समझ में आ गया? डीएनए कंटेन्स, ये डीएनए है, इसका नाम बताओ अतिकाश। डीएनए, इसका मतलब डीएनए बहुत पतला होता होगा। डीएनए बहुत पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत लंबा है। इट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है, यानी इट इज वेरी लॉन्ग। इट्स फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इज डीऑक्सी
यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी। और राइबो, सर आर राइबोसोम राइबो शुगर है, वो चीज आगे देखेंगे। राइबो और न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में आगे आपको बहुत बताया जाएगा, जब जब बुक आएगी मेन बुक तो वहाँ बताएंगे। बस आप इसका नाम जान लो, डी यहाँ से लिया गया है, एन यहाँ से लिया गया और ए यहाँ से। सही है? अच्छा, इट कंटेन्स कोड, किसका कोड है? कोड ऑफ प्रोटीन का ये जो भी है Protein मेकिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनता है। इट कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस सिंथेसिस यानी संश्लेषण। बनाना इट कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, इट कंटेन्स, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, चाहे हार्मोन्स हों जो हमको जेंडर डिसाइड करते हो, लड़के को लड़का और लड़की को लड़की बनाते हो, हार्मोन करते हैं कि नहीं करते हैं? या दोनों हाथ को बराबर करते हो, वो भी हार्मोन कर रहे हैं। ये सब काम हमको एक सिमेट्रिक फीचर दे रहे हैं हार्मोन। तुम्हारे बॉडी में खाना कौन पचा रहा है? सारी रिएक्शन कौन कर रहा है? एंजाइम्स। सही है? और बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? प्रोटीन। सबकी अलग अलग तरीके की नाक है, शेप है। तो प्रोटीन 3 तरीके के हुए। कौन कौन से तरीके के हुए? हार्मोन, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइमल, हार्मोनल। प्रोटीन। स्ट्रक्चरल। हाँ उसको प्रत्युष को एक्सरसाइज करने दो, अपने तरफ से बताते जाते हो सब। स्ट्रक्चरल, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे उसको स्ट्रक्चरल कहेंगे। Structural। जो खाने को पचा दे एंजाइमल, एंजाइमल। और जो हमको जेंडर दे हार्मोनल। एंजाइमल। और जो हमारी बॉडी को साइज शेप सब कुछ करे वो हार्मोनल हुआ। और इन सभी का कोड कौन किसके पास है? इट कंटेन्स Nucleus के कोड अंदर। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, अब कोई और नहीं बताना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ। हाँ अतिकाश, तुम बताओ, तुम जमाई ले रहे हो बार बार, तुम बताओ इस चीज को, तुमको मालूम होगा। प्रोटीन बहुत अच्छा, आप बताओ। कंटेन्स ट्रांसफर ऑफ फैक्टर्स, किससे किस में? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये चीज इट कंटेन्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। किससे किस में बोलो? पेरेंट्स टू पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? डीएनए अपने अमाउंट को डबल कर लेता है और फिर 1 सेल 2 सेल में बढ़ जाता है। जैसे धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे हो गए, तो उनकी जो रिलायंस कंपनी है वो 2 भागों में बट गई। एक रिलायंस एनर्जी बन गई और दूसरा कुछ और बन गया। सही है? तो एक पिता के 2 बच्चे हो गए, तो उसी तरह सेल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो अपना जेनेटिक मटेरियल आप कर लेते हैं। अच्छा, इतना तो तुमको पता चल गया। अब एक और बात बताओ। A very long part of DNA which is responsible, बहुत लंबा होना चाहिए यहाँ से वहाँ तक। Very long part of DNA which responsible for making single protein या which is responsible to give us single character। हमारी नाक करा दे या होंठ कर दे, कॉन्वेक्स हो या कुछ भी कर दे, जो हमारे अंदर एक करेक्टर दे दे। एक प्रोटीन एक करेक्टर देता है, उसे क्या कहते हैं? जीन। तो इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे? जीन। जीन। बोलो, बात समझ आ गई? एक लंबा डीएनए जिससे एक प्रोटीन बन सकता हो उसे जीन। जीन कहते हैं। लिखो, जीन क्या होता है? एक लॉन्ग पार्ट ऑफ डीएनए which determines संस्कृति one feature in us। हमें एक फीचर दे, is called जीन। जीन, तो इसको जीन कह देंगे। ठीक है? A long DNA contains many genes। कम से कम बहुत लंबा एक डीएनए, उसमें 2000 जीन होते हैं।
और उसके एक सेगमेंट को जीन कहा है। जीन। ये जरूरी नहीं है इसके आगे भी डीएनए जाएगा, कोई लोग थोड़ा ना जाएगा, फिर वहां से दूसरा जीन शुरू होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। A long DNA contains roughly 2000 genes। सही? जीन्स। इतनी बात समझ आ गई? पूरा लंबा देख लो तो इतने में एक फीचर, इतने में दूसरा फीचर, इतने में तीसरा फीचर। सही? ओके। अच्छा ये मुझे बताओ, व्हाट इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए contains roughly 2000 genes। जो जीन में है वही हमें रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि पेन सीधा ऐसे नहीं पकड़ो, उल्टा पकड़ो, तो तुम कहोगे सर ये तो मेरे जीन में है, मैं कैसे उल्टा पकड़ूं? ये माता पिता भी हमारे उल्टा पकड़ा करते थे, हम भी उल्टा पकड़ते हैं, वो तो हमें जीन से मिला। ऐसे कुछ लोग कहते नहीं है ये तो मेरे जीन में है। अच्छा अब मुझे बताओ कि व्हाट इज क्रोमैटिन? एंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अच्छा इनका कहने का मतलब है यही डीएनए अगर उलझ जाए, जरा इनकी बातों की सच्चाई की जांच करें। प्रत्युष कंफर्म करो ये लोग सच बोल रहे हैं? Yes. बहुत टैलेंटेड हो गए। एंटेंगल्ड यानी उलझा हुआ ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। अब ये मुझे तो मालूम नहीं ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इस वीडियो से चेक कर लूं तो मुझे भी पता चल जाए। ये देखो DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. क्या ये उलझ गया है? Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found in Large organisms like humans. यहाँ तक हम inside the पहुंच nuclear गए। membrane. तो इसे क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। ये उलझा हुआ इंटेंगल्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ यही अगर कंडेंस हो जाए, क्रोमोसोम। चलो ये भी चेक कर लें अगर ये इतना बोल रहे हैं। देखो सुलझता हुआ देखो When a कंडेंस। cell is structure ready to बन जाएगा। divide, ये देखो कंडेंस हो DNA रहा है। condenses into structures Condense हो known गया as सब, chromosomes. तो अब ये क्या कहलाएगा? बताओ व्हाट इट इज कॉल्ड? कंडेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, आपने देखा हाउ इट लुक्स लाइक? ये देखो अब इसको कंडेंस When a होता हुआ cell is देखो। ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. तुम्हारे लिए ये अदरक फिर से हमने दिखाया था, तुम देखते ही नहीं हो, तुम कभी स्केल में बिजी हो कभी कुछ। कौन कौन से 5 किंगडम? फिर न्यूमेरिया, प्लांटिया, एनिमिलिया, प्रोटोजोआ, फिर वो फंगाई। मोनेरा के 4 एग्जाम्पल बताओ। जब तुम भी सपोर्ट नहीं करोगे प्रोटोजोआ की 4 बताओ। फिर प्रोटोजोआ के बोर्ड की ओर बहुत मुश्किल से देख रहे हो तुम, सिर्फ अपने ब्रेन का सहारा ले रहे हो। ब्रेन पे कॉन्फिडेंस है तुमको, बोर्ड पे देख ही नहीं रहे हो, ना वीडियो देख रहे हो। और मोनेरा को कहते हो मुनरिया, जैसे नाचने वाली है। अरे कोई नचनिया थोड़े न रख रखी है। बोलो जो नाम है वो लेके दिखाओ। मोनेरा है, मोनेरा बोलो, अब मुनरिया बोल रहे हो। सही है। अब हम देखेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। बीच बीच में बोर्ड पे भी देखो। अभी आपसे और भी चीजें पूछेंगे, ठीक है, निराश मत होइए। व्हाट इज क्रोमोसोम? फिर एंटेंगल अब तुम बताओगे ही नहीं। हाँ बोलो। तो क्रोमोटीन जब कंडेंस हो जाता है तो उसको आसान आसान चीज में नहीं बता रहे हो, देख ही नहीं रहा। फॉर्म ऑफ Condensed form of DNA. Condensed form of DNA. कंडेंस Condensed form of DNA is called chromosome. फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। डीएनए वही चीज है। ये डीएनए ही तो कंडेंस हुआ है, हाँ, उलझा था तो क्रोमैटिन कह दिया। क्रोमैटिन। डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। इट इज एक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? इंग्लिश का एक्स
लाइक स्ट्रक्चर। कभी तुमने ऊन का गोला देखा है? ऊन को लपेट लपेट के गोला बना लेते। हाँ तो उसी तरीके से ये क्रोमोसोम है, सिंगल भी हो सकता है। ये और thread फिर like अगर मान लो structure। जैसे दो न्यूक्लियस बदल, दो सेल बनाने हो तो डबल हो जाएगा और आधा आधा दोनों तरफ चला जाएगा। ऐसा होता है, ये डबल भी हो सकता है। ये थर्ड नेक्स्ट। अच्छा, ये बना किससे बताओ? एक तरफ से अगर तुम खोलना शुरू करोगे तो ये किससे बना हुआ है? जैसे ऊन से ऊन का गोला बनता है, डीएनए। डीएनए कंडेंस होता जाए तो अल्टीमेटली क्या बना देता है? क्रोमोसोम। तो इसका मतलब है ये डीएनए है और इसी को तुम इस पर लपेटते जाओ, इसका इतना पोर्शन ये जीन कहलाएगा। जीन और इसमें कितने जीन होंगे? 2000 2000 जीन होंगे। इस पूरी चीज को क्या कहेंगे? क्रोमेटिन बहुत अच्छा, हाँ क्रोमोसोम क्योंकि कंडेंस हो गया है। हाँ तो कोई भी एक जीन एक जगह ही आके तो इकट्ठी होगी। ये जीन है अलग अलग, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम हमको हमारे पिता ने दिए हैं स्पर्म के माध्यम से, और 23 क्रोमोसोम हमारी माँ ने हमको ओवा के माध्यम से दिया। तो हमारी बॉडी में कितना बना जाइगोट के अंदर? 46 ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल। सही सारे सेल में, बोलो। सारे सेल में एक सेल में बाकी 23 पेयर रिप्रोडक्टिव होता है। सेल में तो पेयर में नहीं होता। बाकी पूरी ये जो सोमेटिक सेल्स हैं, पूरी बॉडी सेल, सोमा सेल्स, सही है। चलो, इतनी बात हो गई। अब आगे की बात देखो। नाउ तुम आरुष इसका ध्यान रखो, तुम्हारे बगल में बैठ रहा है, अगर वो इधर उधर थोड़ा ध्यान दे तो उसको समझाओ, तुम तेज हो। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, इन चारों में तुम मुझे ये बता दो शिवांग, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए है कि जीन है कि क्रोमाटिन है कि क्रोमोसोम? चारों चीज सभी है। सब कुछ डीएनए। चारों ही जेनेटिक, क्योंकि सब जीन ही तो है। तो इसलिए डीएनए, जीन, क्रोमाटिन and chromosome are all genetic. जो किससे किस में ट्रांसफर होते हैं? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Yes. चलो, एक चीज पूछ लें इनसे तो आगे बढ़े। न्यूक्लियस कंटेन्स अधृत, ए सेंट्रली लोकेटेड पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। देखो वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो अभी भी बैक्टीरिया पेट का पड़ा, वो बैक्टीरिया पढ़ रहा है। यहाँ हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। वो ये सब आरुष की वजह से हो रहा है। उसके फादर कहते हैं मेरा बेटा शार्पेस्ट है, अगर वो ध्यान दे दे। वो हमको बोल रहे हैं। और महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा, बताओ, एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा, सबसे ज्यादा फीस है। न्यूक्लियस कंटेन्स अतिकास, ए सेंट्रली लोकेटेड पार्ट। बोलो, न्यूक्लियस के अंदर क्या कोई सेंट्रली लोकेटेड पार्ट है? उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। इतना ही जानते हो अतिकास, तो न्यूक्लियोलस में क्या चीज बनती है? राइबोसोम। ये सब पहले बता दे उससे रहे हैं। राइबोसोम्स निकलता है और फिर वो राइबोसोम्स अगर लैंड हो जाते तो वो प्रोटीन बनता है, और अगर लैंड नहीं हो पाते तो फैट्स बनता है। ये तो तुम सब सही बता दिए। इनका कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर ये सेंट्रली लोकेटेड पार्ट को इन्होंने कहा न्यूक्लियोलस। 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 चलो, न्यूक्लियस है सेंट्रली लोकेटेड पार्ट कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। चेक करो, ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस है। अभी जरा देखिए,
इसमें मैंने ये जेनेटिक मटेरियल बना दिया, ऐसे ही बना दो बस। सर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोलस के अंदर भी होगा? नो, उसके अंदर देखो, अभी अधिकांश ने आपको क्या बताया, इसमें से येलो कलर का सब्सटेंस राइबोसोम। बाहर और वो बाहर निकल आएगा। न्यूक्लियर पोर्स में से। बिल्कुल सही, इसमें से देखो बन बन के बाहर निकल रहा है, यही अभी हम वीडियो से भी कंफर्म करें। और ये बाहर निकल के जाके किस पे बैठेगा? एंडोप्लाज्मिक रफ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे बैठ जाएगा वो वो रफ हो जाएगा, और जिस पे नहीं बैठता है वो स्मूथ रहता है, जिसमें फैट बनता है। बिल्कुल सही, वो फैट या लिपिड जो भी मर्जी हो आपको बोलो। ये देखो अब इसमें से निकलने लगा है, ठीक है। और उसमें से कुछ प्रोटीन जाकर के लाइसोसोम बनाता है। सिर्फ हजरत तुम ये मुझे बताओ कि राइबोसोम कौन बनाता है? फिर वो न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बनाया, देखो इस पे बैठा दिया, और जिस पे बैठा दिया वो क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे नहीं बैठा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीन पे मैंने बैठा दिया है, अब ये तीनों रफ है, ये दो स्मूथ हो गए। जरा इसको आप वीडियो में तो देखें, क्या ये वही बात है जो तेजस बता रहे हैं? क्रोमोसोम बन गया। सेंटर पे आओ। The nucleus also contains a nucleolus, न्यूक्लियोलस हो गया। which is a structure where इसमें से ribosomes निकला क्या? are. राइबोसोम। और वो कहाँ से बाहर आया? After ribosomes leave the nucleus, अब वो लोग किस पे they will बैठ have गया? the important job of Reticulum. synthesizing or making proteins. देखो अभी बोला मेकिंग प्रोटीन, तो जिस पे बैठा है और किसी पे नहीं भी बैठा है, Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in the cytoplasm, which is the jelly-like substance. पहले इतना लिखो जितना ही आप इन्होंने बताया। इसको लिखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, that is smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की बात पूरी हो गई। न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोम। राइबोसोम। देखो which are responsible for protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस। which helps in making protein। वैसे तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, कोड तो वो देगा, लेकिन ये मदद तो करेगा। which helps in making protein। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? राइबोसोम किससे बना था? राइबोसोम, राइबोसोम भी प्रोटीन ही है एक तरीके। अभी चेक कर लेते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कंफर्म करके बताता हूँ। सर तो न्यूक्लियोलस के अंदर से क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं प्रोटीन न्यूक्लियोलस के पास में? अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है, पहले हम लोग बेसिक पढ़ लें, फिर ठीक है, फिर हम लोग प्रोटीन के भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, फिर इसके बाद इन सब के स्ट्रक्चर आने वाले हैं अगले क्लास में, तो वो भी हमें देखना है। बस इतना तो तुम्हें समझ गया ना, प्रोटीन से स्ट्रक्चर बनता है, एंजाइम होता है, ये सब। जैसे जैसे चक्कर में आगे बढ़ेंगे और भी देखेंगे। अब आगे की बात देखो, सेकंड सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? बाउंड्री होती है ये न्यूक्लियस की चारों तरफ। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करे रहता है। रेटिकुलम ये त्रिविमीय जालक प्लाज्मा का बना हुआ है, ठीक है। सो इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखो ट्यूब लाइक लग रहा है तुम्हें? ट्यूब लाइक हो जैसे स्ट्रक्चर, बहुत सॉफ्ट, विच सराउंड्स न्यूक्लियस। जैसे प्रिंसिपल के कमरे के बाहर चपरासी बैठा हो और जाने न दे किसी को अंदर, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे, वैसे ये इसका काम है कंट्रोल करना कि न्यूक्लियस तो सबसे मेन पार्ट है। ऐसे सब लोग थोड़ी ना घुस जाएंगे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के। विच surrounds nucleus
ठीक है, राइबोसोम गेट अटैच्ड ऑन इट, इफ राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम बन जाएगा। राइबोसोम गेट attached to it, it is called राइट, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक। rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum makes protein. या RER makes प्रोटीन। ठीक है, the ER on which ribosome does not get attached Smooth is endoplasmic. called SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। the ER on which no ribosome is present is called स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। the smooth endoplasmic reticulum, the smooth ER. It makes, लिपिड। एक ही बात है, लिपिड भी बोल Fat सकते हो, बनाता है, फैट भी बोल lipid। सकते हो, ऑयल भी बोल सकते ऑयल भी फैटी। हो, ऑयल भी नाम है इसका। सही है। अब जरा देखो किसने क्या बनाया, तुम सिर्फ ये देखो। Ribosomes may wander freely within the cytoplasm ये देखो or घूम रहे हैं, बाहर attached भी to the घूम रहे हैं कि नहीं? endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. ये The प्रोटीन endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting ये इस तरीके materials, की जो such long as कड़ी दिख रही है ना, ये proteins क्या है? synthesized by ribosomes. ये RER बना रहा है प्रोटीन, देखो बाहर निकला एंडोप्लाज्मिक Proteins रेटिकुलम। and other materials emerge देखो from the बाहर निकला है, endoplasmic एंडोप्लाज्मिक reticulum रेटिकुलम in से small vesicles, इसी से निकल रहा है कि नहीं? where the Golgi apparatus, अब कहाँ जा रहा sometimes है ये called the protein? Golgi Golgi body, body. receives गॉल्जी them. बॉडी से ये देखो, और As वहीं proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that देखो वहां से प्रोटीन भी गए गॉल्जी बॉडीज, और वहीं से लिपिड भी गया। लिपिड का दिखाया नहीं वीडियो में, लेकिन गया होगा। स्मूथ से लिपिड गया। अब देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रोटीन मुड़ गया, अपने आप को कस्टमाइज कर दिया। ये देखो, cell can ये use. देखो ऐसे। The Golgi body Primary does this folding, by secondary folding the folding, कैसे proteins fold into usable और shapes, ये क्या है बताओ? or adding other materials onto them, ये such क्या as चीज lipids है? और ये क्या है? or carbohydrates. प्रोटीन। तो कभी कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, जुड़ जाए कभी, वो तो Vacuoles समझना are नहीं था। sac-like structures और that ये सब store कहाँ nutrients. जाते हैं? गॉल्जी बॉडीज में। गॉल्जी बॉडीज इनको मॉडिफाई करेगा, इनकी पैकिंग करेगा, इनको डिस्पैच करेगा। कहाँ करेगा ये खेल हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है? प्रश्न करेंगे। now इसको मिटा दें, चलो नोट करो इसको। मेरा मेरा पहला लिखो, फंगी, राइट मेरा प्रोटोजोआ, फंगी, नेम ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम्स, मोनिरा, प्रोटोजोआ, फंगी और एंड प्लांट टाइप ठीक है, राइट देयर फीचर्स। उसका कुछ ना कुछ फीचर होगा, एनिमिलिया, राइट, कि वो फोटोसिंथेसिस करता है कि यूनिसेलुलर है कि प्रोकैरियोटिक है। राइट देयर फीचर्स एंड वन एग्जांपल फॉर ईच। मोनेरा तो यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेसिस सबका एक एग्जांपल देना है। अगला देखो, एक एक एग्जांपल लिखो सबका। मोनेरा का क्या है, इसे सबका लिखो। सेकंड, सर प्लेनेरिया किस में आएगा? प्लेनेरिया एनिमेलिया में आएगा। एनिमिलिया, जो दिए उसी में कर दो। ह्यूमन लिख दो, काऊ लिख दो, आम का पेड़, अमरूद का पेड़।
प्लांटे में क्या लिखो? प्लांटे में तो पेड़ ही सही है। सेकंड, मेक फ्लो चार्ट of types of cell. टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? डिफाइन क्या करना है? डीएनए, जीन, क्रोमाटिन, क्रोमोसोम, list 6 cell organelles. कितना काम है? लिस्ट 6 सेल ऑर्गेनेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, छठा कौन सा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पार्ट बनता है। सर सेल मेम्ब्रेन को माना जाएगा सर, क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल में? सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल तो अंदर होगा। सेल मेम्ब्रेन में दिखाया नहीं था, लेकिन मैं देख लेता Here, हूँ। in this plant cell, the central vacuole stores water. Cell membrane is a cell organelle. बैक्टीरिया, लुबिनिया, The cell membrane, also known as the plasma membrane, is a vital part of the cell acting as its outer boundary. While sometimes grouped with organelles, some biologists see it as a separate membrane-bound structure that protects the cell. और ये उसका पार्ट है। Is cell membrane a cell organelle? The cell membrane is usually seen as a cellular structure, not a traditional organelle, though some definitions तो include मत it. लिखो, कुछ It's the डेफिनेशन outer में ये boundary इंक्लूड and किया, lipid कुछ नहीं bilayer किया, तो मत that क्योंकि जो सेल के अंदर है वो सेल ऑर्गेनल वही सेल ऑर्गेनेल। इस तरीके से, ठीक है? चलो सारे पीछे बैठो। तो फ्लैश